हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए आज काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आई है। देखिए ये अपडेट क्या है, हमने इस पर पहले भी एक वीडियो बना रखी है और अभ्यर्थियों ने काफ़ी इससे जानकारी भी एकत्रित की है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों की पात्र अपात्र सूची जारी कर दी गई है, जिसमें जो अभ्यर्थी पात्र थे उनको लिया गया है और जो अभ्यर्थी अपात्र थे उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से बाहर उनको चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया से जो है बाहर कर दिया गया है। यानी अब वो आगे के जो प्रोसीजर है उसमें भाग नहीं ले सकते। तो यही हाल होगा वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का। अगर वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने इस प्रकार की गलतियां की जिस प्रकार की गलतियां वर्ग 2 के अभ्यर्थियों ने की थी, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आप लोगों को देखिए सबसे पहले तो वीडियो पूरी देखना है। दूसरी बात, इस प्रकार की गलतियां नहीं करना है जिस प्रकार से वर्ग 2 के अभ्यर्थियों ने की और भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। देखिए ये आपके जीवन का सवाल है। दूसरी बात, अभी वर्ग 3 की भर्ती पर रोक चल रही है। अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम हैं तो उसको बनवाइए और उसको ठीक करवाइए, नहीं तो क्या होगा, आप बाद में अपात्र की सूची में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो अपात्र अभ्यर्थी हुए हैं वो इंग्लिश विषय से हुए हैं। अपात्र होने का कारण क्या है, 40% दिव्यांग। तो ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। देखिए हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अलग से बनाया जाएगा और नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए या जो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही वीडियो रहता है। बाकी आप अपने अपने हिसाब से सभी को वो जानकारी देखना चाहिए। अगर अभ्यर्थी दिव्यांग है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी चीज़ें भी तो उसकी सही होना चाहिए, इसलिए सभी वीडियो देखना चाहिए और सभी को एक ही वीडियो में हम जानकारी इसलिए प्रोवाइड करवा देते हैं। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के पास 40% से कम दिव्यांगता का सर्टिफिकेट था उन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, यानी अपात्र की सूची में डाला गया है। अब दूसरा एक कारण क्या निकल कर आया है, अस्थायी दिव्यांगता। यानी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ पर विभाग को कैसे पता लगा, इन अभ्यर्थियों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तो वैसे ही अपलोड करवाए थे, लेकिन क्या हुआ, हमने आपको जैसे वर्ग 2 को बताया था कि 1250 में जो है डीपीआई ने दिव्यांग अभ्यर्थियों का फिर से प्रशिक्षण करवाया है, जिससे उनकी जांच हुई। अगर वो जांच में हैंडीकैप पाए जाते हैं तो ही उनको भर्ती प्रक्रिया में लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। इसलिए भी सूची काफ़ी लेट हुई है। तो यहाँ पर जिनका अस्थायी दिव्यांगता है उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए एक इनको गलत तरीके से वैसे भी बाहर किया गया है, वो भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला है, कुछ अभ्यर्थी क्या हैं, जब दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए प्रशिक्षण चल रहा था तो वो क्या है उपस्थिति नहीं हुए। कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, बस दिव्यांग में उन्होंने फॉर्म भर दिया और वो दिव्यांग नहीं होते हैं, कुछ झूठा काम करते हैं। और कुछ अभ्यर्थी, सभी के लिए हम ये बात नहीं कह रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, उनके कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो वो इसीलिए भी इस प्रकार के प्रशिक्षण में नहीं आ पाते हैं। अब अगला कारण हम देखेंगे कि स्नातक जो है मेन विषय से ना होना। तो देखिए जो मुख्य विषय से स्नातक ना होना अगला कारण इसमें बताया जा रहा है। अब वर्ग 3 के अभ्यर्थी सोचेंगे हमारा तो 12वीं पास पर फॉर्म भरा है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जैसा जिन लोगों ने बीएससी से फॉर्म भरा है या बीए से भरा है या कॉमर्स विषय से भरा है, यानी कि उनके पास 12वीं में अंक कम थे तो उन्होंने क्या किया है, चूँकि आपने देखा होगा कि उनका डीएड प्लस ग्रेजुएशन से उन्होंने फॉर्म भरा है। तो वो अभ्यर्थी क्या होंगे, अगर उनका स्नातक कंप्लीट नहीं हुआ होगा या आप ये देखिए कि निर्धारित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं करना। तो देखिए एक कारण ये है कि जिनके पास डीएड बीएड अभी कंप्लीट नहीं है, यानी बीएड वाले तो फॉर्म भर नहीं सकते, डीएड कंप्लीट नहीं है या फिर उनका स्नातक कंप्लीट नहीं है। तो चूँकि 12वीं वाले तो 12वीं पास होंगे तभी भरेंगे और तभी उनका डीएड हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने स्नातक से भरा है उनका अगर स्नातक कंप्लीट नहीं हुआ है
तो वो ज़रूर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा ये जो मुख्य विषय होना चाहिए इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा वर्ग 3 की भर्ती में प्रयोगशाला शिक्षक के लिए पद निकाले गए थे। अगर प्रयोगशाला शिक्षक के लिए पद निकाले गए और अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया, उनके पास बीएससी नहीं है, तो उनको भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के अभ्यर्थियों के भी हमारे पास कमेंट आए हैं कि उनका गलती से या उनका जो भी रीज़न रहा है, उन्होंने फॉर्म भर दिया और उनके पास अब बीएससी नहीं है, तो वो क्या करें। उन्होंने प्रयोगशाला शिक्षक भी टिक किया, तो वो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। तो यानी यहाँ पर देखिए इनका मुख्य विषय है उनका स्नातक में बीएससी ना होना। प्रयोगशाला शिक्षक के लिए आपने फॉर्म भरा तो आपको बीएससी होना अनिवार्य रहेगा। अब अगला देखिए मेन क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर भी यही बताया गया, अगर आपका बीएससी कंप्लीट नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने फॉर्म भर भी दिया और उसमें उन्होंने स्नातक टिक किया और प्रयोगशाला शिक्षक के लिए फॉर्म भरा और बीएससी अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है उनका, उन्होंने लास्ट सेम में थे या फिर अभी लास्ट सेम में फेल हो गए, तो वो अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। अब ये भी देखिए आप, अगला है निर्धारित शैक्षिक और व्यवसाय की योग्यता ना रखना। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट अगला क्या है, जैसे कि हमें एक महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाली मतलब लड़की होंगी, उनकी शादी कहाँ पर हुई, मध्य प्रदेश में। तो अब उनका जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बना हुआ है, महाराष्ट्र का। तो इस प्रकार के जाति प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को भी इन्होंने भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया, उसका कारण भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इनके पास मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो इन्होंने क्या महाराष्ट्र का जाति प्रमाण पत्र लगाया या राजस्थान का लगाया। तो यहाँ पर उसके बाद इन अभ्यर्थियों को यूआर कैटेगरी में डाला जाता है। अब इनको बात ये होना चाहिए कि इनके जो नंबर हैं वो भी यूआर कैटेगरी के बराबर के, जैसे जब 60 पे लिस्ट जा रही है तो इनके 60 अंक होना चाहिए, 65 होना चाहिए, इस प्रकार के अंक होंगे तभी इनका सिलेक्शन होगा। अगर यूआर कैटेगरी के बराबर इनके अंक नहीं आते हैं तो इनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है, यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना, राजस्थान की जाति प्रमाण पत्र होने से एवं अनारक्षित प्रवर्ग में निर्धारित पात्रता नहीं होने से इनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। तो इस प्रकार से आपको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, बल्कि आप यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप यूआर कैटेगरी से ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए, बेटर होगा, ना कि भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना। अब अगला क्या रहेगा, आवेदक ने एक ही शैक्षिक सत्र में 2 उपलब्धियां हासिल की हैं और दोनों ही नियमित रूप से हासिल की हैं। तो यहाँ पर मुख्य मेन विषय क्या रहेगा कि किसी अभ्यर्थी ने क्या किया है, दोनों डिग्रियां यानी शैक्षिक और व्यावसायिक, यानी जैसे उन्होंने बीएससी वगैरह किया है और इधर से डीएड भी एक साथ कंप्लीट कर लिया, या फिर आपने अभी और भी जो डिग्रियां होती हैं वो भी एक ही वर्ष में आपकी कंप्लीट हो रही हैं, तो वो अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाते हैं। यानी एक ही वर्ष में 2 नियमित डिग्रियां नहीं होना चाहिए। अब अगला क्या है, देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी कॉमर्स यानी बीकॉम स्नातक थे अतः उन्होंने स्नातक में अंग्रेजी मुख्य विषय से ना होना, तो ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपका 12वीं से है। और अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्नातक से भी है तो आप स्नातक से जिस विषय में भरा है तो स्नातक में इतना विषय नहीं देखा जाएगा, केवल स्नातक देखा जाएगा, केवल प्रयोगशाला शिक्षक को ही परेशानी होने वाली है। अब अगला क्या है ये भी देखिए, मध्य प्रदेश के समक्ष पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना, महाराष्ट्र का प्रमाण पत्र होना और अनारक्षित में टेड में पात्र नहीं होना। देखिए यहाँ पर एक कारण और भी निकल कर आए, इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपको पता है 12.4 का नियम चल रहा है, इसमें क्या हुआ, इनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था तो इनको क्या डाला जाएगा, यूआर में। अब यहाँ पर एक चीज़ यूआर में और भी देखी जाएगी कि इनके पास जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसमें 90 अंक हैं या नहीं हैं। अगर 90 से कम है तो इनको कहाँ कर दिया जाएगा, इनको कैटेगरी वाली श्रेणी में डाल दिया जाएगा, SC ST जो भी है इनको अनारक्षित श्रेणी में डाला जाएगा।
फिर उसके बाद इनके जो आपकी चयन प्रक्रिया है उसमें भी अच्छे अंक होना चाहिए। यानी दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका जाति तो चलेगा नहीं, तो इनको क्या होना चाहिए पात्रता में। ये तो मध्य प्रदेश के लिए हुआ, सॉरी, ये मध्य प्रदेश के लिए हुआ। जैसे कि किसी के पास समक्ष जाति प्रमाण पत्र नहीं है और वो किसी कैटेगरी का डाल देते हैं, तो उनको क्या उनको फिर किस में डाला जाएगा, यूआर में। अगर यूआर में डालते हैं तो उनके 90 अंक होना चाहिए और 90 अंक के साथ चयन प्रक्रिया में भी उनके अच्छे अंक होना चाहिए, तब जाकर उनको पात्र माना जाएगा। अगर मान लीजिए उनके पास मध्य प्रदेश का भी जाति प्रमाण पत्र नहीं है और उनके 90 से कम अंक हैं, तो भी उनको पात्रता के आधार पर भी बहाल किया गया। ये मध्य प्रदेश के लिए बता रहे हैं। और दूसरी बात क्या होगा, चयन प्रक्रिया में भी उनके अच्छे अंक नहीं हैं, तब भी वो बाहर होंगे। दोनों ही रीज़न होंगे। अब टेड के भी नंबर देखे गए, यानी पात्रता के भी नंबर देखे गए, क्योंकि आपने वहाँ पर इसमें डाला है। अब यूआर में आपको डालने के लिए भी तो पात्रता में आपके 90 के बराबर अंक होना चाहिए, तभी आप माने जाएंगे क्वालिफाइड। ये मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। अब यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान के हो गए, अगर उनके भी यूआर में अब 90 अंक नहीं हैं तो वो पात्रता से ही डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो उनके चयन के अंक देखे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अदर स्टेट के हैं और उनके जो अंक हैं वो पात्रता में पूरे ही नहीं हैं, चूँकि पात्रता में यूआर वालों के लिए 90 अंक होना थे। तो यानी जो भी अभ्यर्थी आप डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप अदर स्टेट के हैं, आपके पास पात्रता में भी ठीक से नंबर नहीं हैं, तो आप डिस्क्वालीफाइड कर लिए जाएंगे। अगला है देखिए आपका, देखिए ये भी समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करना, यूपी का प्रमाण पत्र इन्होंने प्रस्तुत किया। अब अगला है अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक के लिए 3 शैक्षिक सत्र में 200 दिवस कार्य और न्यूनतम 1 शैक्षिक सत्र में 30 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये वो अभ्यर्थी हैं इतने सारे जिनका 25 तक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था, उनको भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। बल्कि ऐसा होना था 25-26 तक का चल जाना था, लेकिन यहाँ पर 25 तक का ही, जब तक इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले का इनसे मांग लिया गया है। ये अभ्यर्थी याचिका लगा ले तो इनको क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया में वापस लिया जाएगा। वैसे तो देखिए ये नियम ही हमारे हिसाब से गलत है। देखिए यहाँ पर ये होना था, अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षिक सत्र या 200 दिवस कार्य जिन्होंने पूर्ण कर लिया वो अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस प्रकार से होना चाहिए था, यहाँ पर या होना था। इन्होंने 2 कंडीशन एक ही इसके लिए लगा दी हैं, एक तो 3 शैक्षिक सत्र और ऊपर से 200 दिवस। अब यहाँ पर देखिए एक बात तो ये हो गई, अभ्यर्थियों को वैसे भी इस रूल्स को रूल बुक से ही चैलेंज करना चाहिए, ताकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल सकेगा। वैसे भी ये अभ्यर्थी जितने भी बाहर हुए हैं, इन सभी को रूल बुक चैलेंज करना चाहिए कि या तो आप 200 दिवस मांगिए या 3 शैक्षिक सत्र मांगिए। अब अगला है EWS का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाना। तो देखिए यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि जो EWS अभ्यर्थी हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब इनका पुराना वो EWS प्रमाण पत्र होगा जिसको इन्होंने बाहर कर दिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ फिर से वही आया है, 3 शैक्षिक सत्र में 200 दिवस कार्य। अब जिनके 30 दिवस में एक दिन भी 2 दिन भी कम हुए हैं, इनको भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। अतिथि शिक्षक में आप देखेंगे इनके 2-3 दिन कम थे, इनको भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। सोचिए कितने 1-2 दिनों के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगला है अतिथि शिक्षकों में अतिथि शिक्षक रहते हुए अलग ज़िलों से इन्होंने क्या किया। जैसे मान लीजिए किसी ने भोपाल ज़िले में अध्यापन किया और साथ में अतिथि शिक्षक के लिए कहाँ पढ़ा रहे हैं, रायसेन ज़िला, सीहोर ज़िला, अलग ज़िले में पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसीलिए उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। अब यहाँ पर एक ही ज़िले में रहते हुए आप अध्यापन भी कर सकते हैं, यानी खुद भी पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं।
तो यहाँ पर इन अतिथि शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए दोनों में से एक काम। अगर आप रेगुलर पढ़ाने जा रहे हैं तो आप रेगुलर पढ़ने कैसे जा सकते हैं। तो वैसे भी इन अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए। या तो आप पढ़िए या फिर आप पढ़ाइए। अब दूसरी बात, ये कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि हो सकता है उनका शिफ्ट में कॉलेज हो। तो आपने देखा होगा कि अतिथि शिक्षक में आप पढ़ाने जाते हैं तो 10 बजे से स्कूल शुरू हो जाता है और ऐसी कोई भी कॉलेज में क्लास नहीं चलती कि 8 से 12 तक तो चलेगी ही। तो फिर आप स्कूल में कैसे पहुंच गए। तो इसीलिए ये अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया जाता है। अब अगला है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने 2-2 डिग्रियां भी लगा रखी हैं, जिनकी जैसे व्यावसायिक और शैक्षिक योग्यता और साथ में क्या अनुभव प्रमाण पत्र। उनके आप देखेंगे अनुभव प्रमाण पत्र किस तरह से बने होंगे। उन्होंने पहले जैसे ग्रेजुएशन किया होगा 3 वर्ष वो, और इधर से 3 वर्ष वो अतिथि शिक्षक में पढ़ाते रहे, फिर वो कट जाते हैं यहाँ पर, लेकिन वो पढ़ाते रहे कंटिन्यू। अब 2 वर्ष का उन्होंने बीएड या डीएड किया होगा तो यहाँ पर 2 वर्ष वो भी पढ़ाते रहे, तो ये 2 वर्ष भी कट गए। तो ये 2 वर्ष कट गए तो आप अतिथि शिक्षक से बाहर हो गए। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र निरस्त कर कर उनको सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों में डाला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई मैटर वैसे लिखा नहीं है, बाकी इस प्रकार से मैटर होते हैं अभ्यर्थियों के साथ कि उनको जितने दिनों उन्होंने डिग्री की है उन वर्षों को छोड़कर बाकी का अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र उनका मान्य होगा। अब है सत्यापन के समय स्नातक अंतिम वर्ष की मूल अंक सूची प्रस्तुत नहीं कर पाना। तो देखिए यहाँ पहले भी विभाग ने बोल दिया है कि जो अंतिम वर्ष में नहीं होंगे उनको भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा, यानी जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे उनको भी बाहर किया जाएगा। अब यहाँ पर ये भी देखिए राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र है, तो इस प्रकार के वर्ग 3 में अभ्यर्थी भी बहुत सारे बाहर होने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए अतिथि शिक्षक प्रवर्ग हेतु अमान्य प्राथमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ होना, यानी अब ये इन्होंने एक काम और भी कर दिया है कि बहुत सारे अतिथि शिक्षक क्या वर्ग 3 में पढ़ाते रहते हैं और वर्ग 2 में अनुभव लगा देते हैं, और कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं वर्ग 1 में पढ़ाते हैं, वर्ग 2 में अनुभव लगा देते हैं। तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है। जो अभ्यर्थी जिस इसमें पढ़ा रहे हैं उसी इसमें उनको फॉर्म भरना होगा, उसमें ही उनको बेनिफिट मिलेगा। वैसे ये तो गलत है। देखिए आप जब डीएड दोनों इसमें लग सकता है, वर्ग 3 में भी लग सकता है 2 में भी, तो वर्ग 3 में अगर किसी ने पढ़ाया है तो उसको 3 में भी मौका मिलना चाहिए और 2 में भी। अब अगर बीएड है तो 1 में भी काम में आ रहा है तो 2 में भी काम में आ रहा है। तो किसी ने 1 में पढ़ाया और 2 में पढ़ाया तो वहाँ पर दोनों के लिए ही बेनिफिट मिलना चाहिए। शासन को इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करना चाहिए, बल्कि नोटिफिकेशन में तो ये लिखा है कि केवल अतिथि शिक्षक होना चाहिए और 3 शैक्षिक सत्र पूरे किए होना चाहिए, 200 दिवस होना चाहिए, उनका अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर ये विभाग ने नया रूल्स शुरू किया है। आगे देखिए इसमें यहाँ पर भी देखिए अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया और उसी शैक्षिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से उपाधि या पात्र उपाधि अर्जित की। ये देखिए ये हमने अभी आपको बताया कि इस प्रकार के अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, बल्कि बाहर नहीं करना था। इनको अतिथि शिक्षक इनका प्रमाण पत्र खारिज कर कर इनको सामान्य कैटेगरी में डालना था और फिर इनके अंकों के आधार पर ही इनका सिलेक्शन होना था। अगर मान लीजिए इनके अच्छे अंक थे और ये साधारण कैटेगरी के अभ्यर्थियों में शामिल होने के बराबर थे तो उनको वहाँ पर स्थान देना था, नहीं तो फिर बाद में क्या होता, इनको बाद में भर्ती प्रक्रिया या फिर क्या करते नेक्स्ट लिस्ट में उनको मौका मिलना चाहिए। अब अगला आप देखिए, इसी प्रकार से आप देखते चलिए, इस प्रकार की गलतियाँ वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने भी बहुत सारी कर रखी हैं। अब स्नातक ये तो आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, केवल प्रयोगशाला शिक्षक के लिए ही रहेगा। अब देखिए ये ज़रूर रहेगा कि अगर आपकी यहाँ पर ये बहुत कारण निकल कर आया है
जैसे कि आप वर्ग 3 में फॉर्म भर रहे हैं तो आपने स्नातक से भरा और आपका यूजी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि अर्जित नहीं है तो भी आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, 12वीं पास से भरते हैं और उनका जो 12वीं होता है वो मध्य प्रदेश बोर्ड से या फिर ऐसे किसी बोर्ड से होता है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड के, ऐसे जैसे बहुत सारे इस प्रकार के बोर्ड अलग अलग स्टेट में चलते हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं होते, उनका प्रमाण पत्र है तो वो भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और है, आप देखते चलिए इसको, ये भी नियमित वाला हो गया, ये 3 शैक्षिक सत्र वाला हो गया। अब ये कारण आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि सिर्फ किसके लिए मायने रखेगा, प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, कि कोई भी विषय 3 वर्ष होना जरूरी रहेगा। तो यानी आप प्रयोगशाला शिक्षक बन रहे हैं और आपने बीएससी किया है और तीनों साल आपका साइंस नहीं रहा उसमें, यानी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री नहीं रहा, तो भी आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। ये फिर से जाति प्रमाण पत्र वाला मामला आया है, आगे देखते चलिए। ये फिर से आप देखेंगे वही जाति प्रमाण पत्र वाला मामला। अब यहाँ पर आप एक और मैटर देखेंगे कि शासकीय सेवा में रहते हुए नियमित विद्यार्थी के रूप में बीएड करना। आप मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी भी शासकीय सेवा में रहते हुए डीएड बीएड करते हैं तो उनको भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हैं, वन विभाग में होते हैं या पुलिस विभाग में या किसी अन्य विभाग में होते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, अपना विभाग चेंज करते हैं, यानी वो टीचर बनना चाहते हैं, तो वो भी अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाएंगे। यानी आपको नियमित डिग्री तो करना है लेकिन शासकीय सेवा में रहते हुए नहीं करना, बल्कि किस में रहते हुए करना चाहिए, पत्रोच्चार से, या फिर जैसे इग्नो वगैरह हो गया, भोज हो गया, इस प्रकार के इससे करना चाहिए था। यहाँ पर एक और मामला आप देखेंगे, आवेदक द्वारा अतिथि शिक्षक में कार्य करते हुए उसी शैक्षिक सत्र में छात्र के रूप में अन्य स्थान पर पात्रोपाधि और ये इसका लाभ एनजीएफ में मेरिट क्रम में पात्रता का लाभ नहीं दिया गया। तो जानिए ये काफ़ी मेन रखता है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि आप कोई भी डिग्री नियमित नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर क्या किया है, भूतपूर्व सैनिक टिक कर दिया, लेकिन वो भूतपूर्व सैनिक थे नहीं। अब निर्धारित शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता ना रखना, यहाँ पर एक कारण आप और देखेंगे, अतिथि शिक्षक का लाभ पूर्व में प्राथमिक शिक्षक पद पर प्राप्त कर लिया। यानी बहुत सारे अतिथि शिक्षक, वैसे वर्ग 3 के लिए ये लागू नहीं होगा क्योंकि आप वर्ग 3 में हैं। 2 के अभ्यर्थियों के लिए ये जरूर होना था, क्योंकि अगर आपने एक बार अतिथि शिक्षक का लाभ प्राप्त कर लिया तो दूसरी बार आप उसका लाभ नहीं ले सकते। दूसरी बात क्या है, एनसीसी यहाँ पर बोनस अंक, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तब भी वो उसको टिक कर देते हैं। अब उसके 5 अंक बोनस के मिले और बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना, तो जिसके कारण भी अभ्यर्थी बाहर होंगे। अब 7.7 किंडिका के कारण तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे ही। स्नातक में BCA होने के कारण सामाजिक विज्ञान से अमान्य कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 से अधिक संतान उत्पन्न होने के कारण भी अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है और निर्धारित शैक्षिक योग्यता ना रखना। अब इसी प्रकार से आप देखते चले जाएंगे तो एक और भी निकल कर आ रहा है कि उन्होंने जो अभी हमने देखा था, इसमें आपने देखा होगा, हमने पहले ही बता दिया है कि अगर किसी ने भौतिक, जैसे प्रयोगशाला शिक्षक के लिए भरा है, गणित विषय और रसायन विज्ञान के साथ अगर उन्होंने बीएससी की है और प्रयोगशाला शिक्षक के लिए भरा है, तो आपका क्या क्या कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी रहेगा, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। अगर भौतिक वाले भी भर देते हैं, यानी मैथ साइंस वाले भर देते हैं, तो उनको भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। देखिए एक कारण ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, संबंधित शपथ पत्र दिया गया, वह भी 25 और 26 में EWS पात्र नहीं है। यानी EWS उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा और नया वाला,
और संबंधित उसमें शपथ पत्र लगा दिया है इन्होंने। तो शपथ पत्र को भी अमान्य कर दिया है, यानी उनको चाहिए नया वाला सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का, शपथ पत्र नहीं चलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अगर वर्ग 3 के अभ्यर्थी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं तो अपनी इन चीज़ों को कंप्लीट रखें, ताकि वो क्या है भर्ती प्रक्रिया में बने रहें। जैसे कि देखिए, किसी के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास जाति प्रमाण पत्र स्थायी वाला नहीं है, तो जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होता है वो बनवाइए, साथ में मूल निवासी डिजिटल बनवाइए। उसके बाद आपके पास जो भी चीज़ें लगती हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग हो गई वगैरह वगैरह, सभी बातें आप लोग बताते रहते हैं, उसके लिए एक बार सर्टिफिकेट चल जाएगा। बाकी बड़ी बड़ी बातों के लिए सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जैसे मैरिड वुमेन है तो उनके लिए भी क्या होगा, यहाँ का मध्य प्रदेश का जो होगा प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, उनके पति का, उनके पिता का ही जाति प्रमाण पत्र चलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें अनिवार्य रूप से रखना होंगी।